प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण अध्याय अंग्रेज तथा बंगाल राज्य से उसके संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। आगामी 3-4 वीडियो अंग्रेज तथा बंगाल राज्य के बीच जो संघर्ष हुए, जो परिणाम हुए, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से आधुनिक भारत के इतिहास में ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम संक्षिप्त रूप से हर घटनाओं का क्रमानुसार हम अध्ययन करेंगे। मुझे विश्वास है जब आप इस वीडियो को पूरे मनोयोग से देखेंगे तो आपको इस टॉपिक को अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार प्रथम ब्रिटिश राज्य की स्थापना बंगाल में होती है। बंगाल की तत्कालीन जो राजनीतिक परिवेश क्या था, उनकी हार के क्या कारण थे, प्लासी बक्सर के युद्ध से कैसे आधुनिक भारत की गुलामी का इतिहास लिखा जाता है, इन चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। जैसा हमने पिछले वीडियोज़ में देखा कि मोहम्मद शाह रंगीला जो उत्तर मुग़ल कालीन शासक था, उनके समय किस प्रकार विशाल मुग़ल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह जगह जगह टूट गया, बिखर गया और बंगाल में उन्हीं में से एक राज्य बंगाल में भी बना। तो उसके बाद का हम बंगाल का राजनीतिक अंग्रेज़ों के साथ जो संबंध है, उससे पहले उनकी जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति थी, उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसा इस पीडीएफ में लिखा हुआ कि उस समय बंगाल मुग़लों के अधीन था और मुग़लों के अधीन जितने भी प्रदेश थे उनमें सबसे ज़्यादा यदि संपन्न कोई प्रदेश था तो वो बंगाल था। यही नहीं, बंगाल उस समय की दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक समृद्ध क्षेत्र था। यदि हम बंगाल शब्द को काम में ले रहे हैं तो उसका तात्पर्य वर्तमान बंगाल से नहीं है। जो आधुनिक पश्चिमी बंगाल है, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, इतना बड़ा क्षेत्र तत्कालीन समय के बंगाल में शामिल होता था। तो ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बड़ा उपजाऊ था, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अवस्थिति पे था, इसलिए हर किसी की नज़र बंगाल के ऊपर रहती थी। इंग्लैंड को एशिया महाद्वीप से जितनी भी वस्तुएं प्राप्त होती थी, उनकी 60% आपूर्ति अकेले बंगाल स्टेट से होती थी। तो इससे आंकलन किया जा सकता है कि बंगाल आर्थिक रूप से कितना मजबूत था, इंडस्ट्रियल रूप से कितना विकसित था कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंटल से जितनी सामग्री यूरोप को जाती थी, उनका 60% हिस्सा अकेले बंगाल से जाता था। बंगाल से कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से निर्यात होती थी? तो बंगाल से इंग्लैंड को नील, सोरा, चाय, चीनी, सूती वस्त्र भेजे जाते थे। बदले में बंगाल में बड़ी मात्रा में सोने चांदी की प्राप्ति होती थी। इस कारण धीरे धीरे बंगाल आर्थिक दृष्टि से एक बड़ा केंद्र बन गया। चूँकि इनका निर्यात सरप्लस रहता था, इसलिए इनको बड़ी बड़ी जो महंगी धातुएं हैं, जिनको हम बुलियंस कहते हैं, सोने चांदी जैसी जो धातुएं हैं, इनको इकोनॉमिक्स में बुलियन कहा जाता है। तो बुलियन धातुओं की प्राप्ति उस समय के बंगाल को होती थी। तो बंगाल उस समय के एक बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। लेकिन धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियों ने अपने अपने बड़े व्यापारिक केंद्रों की यहाँ पे स्थापना की। लगभग जो यूरोपियन कंपनी आई, सभी ने अपना धीरे धीरे ध्यान बंगाल की ओर दिया और हर यूरोपीय कंपनी का एक प्रमुख लक्ष्य होता था कि बंगाल में उनका कोई ना कोई व्यापारिक सेंटर अवश्य हो। जैसे हम देखेंगे, अंग्रेज़ों ने बंगाल में हुगली को प्रमुख सेंटर बनाया, डचों ने चिनसुरा को बनाया, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर को बनाया। तो ये इनके मुख्य व्यापारिक सेंटर उस समय बने, क्योंकि बंगाल की संपन्नता व्यापार के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण थी। अब मुर्शिद कुली खां से पूर्व अंग्रेज़ों में बंगाल की गतिविधि। मुर्शिद कुली खां 1740 से 1756 के बीच बंगाल का नवाब रहा। उससे पूर्व हम बंगाल में अंग्रेज़ों की गतिविधि देखते हैं कि किस प्रकार अंग्रेज वहाँ पे आते हैं। यहाँ पर गलती से मुर्सियाँ लिखा गया, मुर्शिद कुली खां है ये, मुर्शिद कुली खां। बंगाल में पहली जो हम एंट्री के तौर पर मानते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वकारी है, वो घटना 1651 की है। 1651 में शाह शुजा द्वारा, जो शाहजहाँ के पुत्र थे, शाह शुजा द्वारा अंग्रेज़ों के डॉक्टर बोटन को 3000 वार्षिक कर के बदले अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। तो ये फर्स्ट इवेंट थी, फर्स्ट मौका था जब अंग्रेज़ों को बंगाल में
व्यापार करने की अनुमति मिलती है। 1651 की घटना है और उस समय बंगाल का गवर्नर शाह शुजा होता था, जो मुगलों का एक गवर्नर था, शाहजहाँ का पुत्र था। उसने अंग्रेजों के डॉक्टर बोटन को 3000 वार्षिक कर के बदले यह अनुमति दी कि आप बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद 1651 में अंग्रेजों द्वारा हुगली में जैसे ही व्यापारिक अनुमति मिली तो हुगली में ब्रिजमैन के नेतृत्व में पहली व्यापारिक कोठी की अपनी स्थापना की। तो इस प्रकार अंग्रेजों को जब 1651 में शाह शुजा के द्वारा व्यापार करने की अनुमति दी गई तो अंग्रेजों ने त्वरित रूप से अपने बंगाल में प्रथम व्यापारिक सेंटर की स्थापना हुगली में कर दी, जो कालांतर में उनके भारत के सबसे बड़े सेंटर में से एक सेंटर बना, जहां से उन्होंने पूरे बंगाल स्टेट को कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो हुगली के अंतर्गत 1651 में इन्होंने अपने पहले व्यापारिक सेंटर की स्थापना की और व्यापारिक सेंटर की स्थापना ब्रिजमैन के प्रयासों से हुई, जबकि व्यापारिक रियायतें डॉक्टर बोटन ने प्राप्त की थी। 1686 आगे की घटना है। धीरे धीरे अंग्रेजों का बंगाल में अत्यधिक हस्तक्षेप होने लग गया। शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब शासक बना। औरंगजेब को धीरे धीरे इनकी जो गतिविधियां थीं उनके प्रति शंका पैदा हुई। तो 1686 में जब अंग्रेजों ने हुगली की किलेबंदी प्रारंभ की और हुगली में इन्होंने विरोध किया तो औरंगजेब इससे बड़ा नाराज हुआ और अंग्रेजों ने का दमन करने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा और अंग्रेज शाइस्ता खां का मुकाबला नहीं कर पाए और यहाँ से भगकर अरब बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत एक द्वीप था जिसको फीवर द्वीप कहते थे, तो फीवर द्वीप की तरफ ये भगकर चले गए और अपनी जान बचाई। कालांतर में वहाँ के जो गवर्नर थे जोब चोरनोक, उन्होंने माफ़ी मांगी अपने कृत्यों के लिए और औरंगजेब ने इनको माफ़ कर दिया और बदले में कहा कि आपको 1.5 लाख रुपए जुर्माना चुकाना होगा। तो 1651 में डॉक्टर बोटन को अनुमति मिली। 1651 में हुगली में ब्रिजमैन ने इनके प्रथम बंगाल में व्यापारिक सेंटर की स्थापना की और 1686 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां की सहायता से इनका दमन किया हुगली के अंतर्गत। अब 1691 की घटना है। बंगाल के सूबेदार थे इब्राहिम खां। इन्होंने अंग्रेजों को बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। 1651 में भी मिल चुकी, लेकिन धीरे धीरे कभी मौके ऐसे आते इनकी व्यापारिक रियायतें वापस समाप्त कर दी गई। 1691 में इनको फिर अनुमति मिलती है। बंगाल के उस समय के सूबेदार थे इब्राहिम खां, तो इब्राहिम खां के द्वारा इनको पुनः व्यापारिक अनुमति प्रदान की। 1698 एक ऐतिहासिक घटना होती है इस साल। अंग्रेजों ने इस वर्ष कलकत्ता नगर की स्थापना की और कलकत्ता नगर की स्थापना करके यहाँ पे एक किले का निर्माण किया जिसको फोर्ट विलियम कहा गया, जो अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अर्थात एक राजधानी के रूप में फोर्ट विलियम ने कार्य किया और ये कार्य 1698 से लेकर 1911 तक होता रहा। जब 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जब ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी भारत आए तो वहाँ दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और उस आयोजन के समय दो मुख्य रूप से घोषणाएं की गई। प्रथम घोषणा बंगाल विभाजन को रद्द करने की थी और द्वितीय घोषणा भारत की राजधानी को बदलने से संबंधित थी। घोषणा की गई 1911 में कि आगामी वर्ष से भारत की राजधानी दिल्ली होगी और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। ये दो घोषणाएं हुई। तो कालांतर में 1912 के अंतर्गत राजधानी परिवर्तन होती है। तो कोलकाता शहर की स्थापना 1698 में हुई और यहाँ पे एक किले का निर्माण हुआ जिसको फोर्ट विलियम का किला कहा जाता है। 3 गांव थे, उनके स्थान पर इनकी स्थापना की गई। सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर, ये 3 गांव थे और इन 3 गांवों को मिलाकर इन्होंने कलकत्ता नगर की स्थापना की। तो कह सकते हैं कि कलकत्ता नगर 3 गांवों के स्थान पर बना था, जिनमें सुतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर। 1717 की घटना। पिछले वीडियो में भी हमने इसका अध्ययन किया कि किस प्रकार उत्तर मुगल कालीन शासक फर्रुखसियर ने
1717 में अंग्रेज़ों को एक परमिट की व्यवस्था दी जिसमें चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति थी, जिसको हमने कहा दस्तक प्रथा कहा, दस्तक सिस्टम कहा। इसमें अंग्रेज़ों को बंगाल राज्य के अंतर्गत जब एक राज्य से दूसरी राज्य की सीमाओं को पार करते थे तो पहले चुंगी चुकानी होती थी, लेकिन फारुखशियर का जब इलाज किया तो फारुखशियर ने खुश होकर इनको दस्तक जारी कर दिया। तो 1717 में जॉन सरमन के नेतृत्व के अंतर्गत एक प्रतिनिधि मंडल इनसे व्यापारिक रियायतें लेने आया था, लेकिन उसी समय हैमिल्टन नामक एक इनके साथ डॉक्टर भी था जिन्होंने फारुखशियर का इलाज किया, इसलिए फारुखशियर ने खुश होकर इनको फरमान जारी कर दिया था, जिसको इतिहासकार और उसने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। तो अगले वीडियो में इससे आगे का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।